सभी को नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान की अभी जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है उस बोर्ड परीक्षा के अंदर आपको पता है खंड ए के अंदर तीसरा प्रश्न अति लघुतरात्मक। तो इस अति लघुतरात्मक प्रश्नों का सेट प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको पता है अति लघुतरात्मक प्रश्न 12 आते हैं, तो यहाँ हम 48 प्रश्नों का एक सेट प्रस्तुत कर रहे हैं। ये परीक्षा में काफ़ी अच्छी मदद करेंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो वीडियो पूरा देखें और सभी स्टूडेंट्स तक इसको शेयर करें। चैनल पे आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर ले हुए, पहले से जुड़े हुए हैं तो सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। चलो हम प्रारंभ करते हैं। तो ये बात आप सभी को पता है, इनका उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में, ज़्यादा लंबा मत करें क्योंकि आपको बड़े बड़े प्रश्न भी करने होते हैं, समय जाया न करें। तो बड़े प्रश्नों के भी हम वीडियो तैयार करके भेजेंगे और ये प्रश्न 1 अंक के रहते हैं। तो ये 12 नंबर आपकी इस वीडियो से तैयार हो जाने वाले हैं। तो ये 12 नंबर का वीडियो है, तो आप इसको बारीकी से देखें। देखो, पहला प्रश्न है इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट से आप क्या समझते हैं। तो इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था, आपको पता है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने जो चाय के बागान थे, उन बागान में जो काम कर रहे थे लोग, उनके लिए नियम बनाया था। तो आप करेक्ट आंसर क्या लिखेंगे कि ब्रिटिश सरकार द्वारा चाय के बागानों में काम करने वाले जो मजदूर थे उनके लिए ये कानून था और इसमें इस बात का उल्लेख था कि वो बिना इजाज़त बागान से बाहर नहीं जाएंगे। और ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1859 में। अगर चाहो तो सन मेंशन कर दें, सन तभी लिखें जब आप कंफर्म हैं, अगर कंफर्म नहीं है तो कोई बात नहीं, मत लिखें। तो क्लियर हो गया। ये इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था, यानी जो चाय के बागानों में काम कर रहे थे लोग बाग, उनको बाहर जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी, ये इस कानून में था। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है कॉर्न लॉ क्या है। तो कॉर्न लॉ ये क्या था, ये इंग्लैंड के अंदर लागू किया गया और इसमें इस बात का उल्लेख था कि मक्का का आयात जो है वो बंद कर दिया गया, यानी मक्का आयात पर पाबंदी। और ये 18वीं सदी के अंदर जो उथल पुथल हुई थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो वहाँ के लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा था और इस नुकसान की भरपाई के लिए ये कानून बना था। तो ये क्लियर हो गया, यानी इंग्लैंड में मक्का आयात पर पाबंदी से संबंधित नियम कॉर्न लॉ। ठीक है। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है, सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में निहित है। तो ये एक कोई कवि था और इनको रूमानी चिंतक के नाम से जाने जाए और एक्चुअल में ये था बंदा योहान गॉटफ्रीड। तो थोड़ा सा जटिल नाम है लेकिन कथन से जुड़ा हुआ प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। तो इसका नाम आप याद करें, योहान गॉटफ्रीड। इसके बाद में अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो ये स्थान कौन सा है, ये है मेघालय के अंदर है मासिन राव। तो अब मेघालय लिख देते हैं तो भी एग्जामिनर नंबर आपको दे देता है, लेकिन सही नाम पहले चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती थी और अब ये जो जगह उसके पास में ही है, मासिन राव। इसके बाद में अगला जो है, इंडोनेशिया में कर्तन दहन प्रणाली कृषि को क्या कहा जाता है। ये नाम है, हर एरिया के अंदर ये कर्तन दहन जो प्रणाली उसके नाम है, तो वो याद रखें, परीक्षा में आपको प्रश्न मिलेगा यहाँ से। तो इसका नाम है लदांग, इसका नाम याद रखें, लदांग। ठीक है। तो ये जो एरिया है, इन एरियाओं के अंदर कृषि की इस प्रणाली के जो नाम है वो आप समझें। इसके साथ साथ और भी जो एरिया है वहाँ पर भी इनके परिवर्तित नाम है। अगला प्रश्न है, किसी एक रेशेदार फसल। रेशेदार फसल बहुत सारी हैं लेकिन एक का ही नाम पूछ रहा है, तो आपको पता है रेशेदार कौन सी। कपास भी रेशेदार है, जूट भी रेशेदार है, पटसन भी रेशेदार है और सन भी है। तो ये बहुत सारी रेशेदार फसल होगी, तो कोई सी भी आप एक इसके अंदर लिख दें। अगला प्रश्न है, बहुसंख्यकवाद कायम रखने के लिए श्रीलंका सरकार द्वारा जो कदम उठाए उसका उल्लेख करें। तो ये कदम क्या था, ये कदम ये था कि वहाँ एक कानून बनाया
और उस कानून के द्वारा सिहली जो भाषा थी उसको राजभाषा घोषित कर दिया। ठीक है, और ये कानून इन्होंने बनाया था। अगर सन सही याद रखते हैं तो या लिखें आप, अगर कंफ्यूजन में है तो मत लिखें। और ये कानून श्रीलंका ने कब बनाया? 1956 में। और इस कानून के द्वारा ये तय किया गया कि सिंहली श्रीलंका की राजभाषा। ठीक है, तो सिंहली सबसे ज्यादा थे और उनको कायम करने के लिए कानून बना दिया। तो ये 7 प्रश्न हो गए। अब प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? तो ये तो बड़ा ही आसान है। वयस्क मताधिकार यानी 18 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं उनको मतदान का अधिकार। ठीक है, ये वयस्क मताधिकार है। फिर अगला प्रश्न है, सामाजिक विभाजन कब राजनीतिक विभाजन में बदल जाते हैं? तो इसके आप अपने हिसाब से भी अर्थ लगा के और आंसर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्लियर करें तो इसमें सही बात क्या है। यानी यदि राजनीतिक दल समाज के अंदर विभाजन के हिसाब से राजनीति की होड़ करने लग जाते हैं। ठीक है ना, यानी जो राजनीतिक पार्टी हैं और वो समाज के अंदर विभाजन तैयार करके और राजनीति करने लग जाती है, तो ये आंसर सही बैठेगा। तो ये आपके हिसाब से और थोड़ा परिवर्तित करके भी लिख दोगे तो नंबर आपको मिलेगा। अगला है, संसाधनों का संरक्षण करना हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो संसाधनों का संरक्षण करना तो आप अपने हिसाब से उत्तर कर सकते हैं। भावी पीढ़ी के लिए भी इनको बचाए रखना है। ठीक है ना, और विकास के अंदर समावेशीपन लाना है, तो इसके लिए इनका संरक्षण जरूरी है। तो इनके उत्तर आप परिवर्तित करके अपने हिसाब से लिख दें। अगला प्रश्न है, रोजगार वृद्धि का कोई एक उपाय? बहुत सारे उपाय हैं, तो जैसे आप यहाँ लिख सकते हो लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, या ग्रामीण क्षेत्र जो हैं वहाँ पर उद्योग और सेवाओं का विस्तार करना। तो ये बहुत सारे विकल्प हैं, एक का जिक्र किया है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन क्या है? ऐसा संगठन है जो विश्व के व्यापार को नियमित और नियंत्रित करता है। तो ये इसका काम हो गया। अगला प्रश्न, पिकेटिंग। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, पिकेटिंग क्या है? ऐसे प्रश्नों के उत्तर जो है यूनिक रहेंगे, बदलेंगे नहीं। तो पिकेटिंग क्या है? पिकेटिंग है, ये उस जमाने की बात है जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का भारत के ऊपर शासन था, तो उस दौरान लोग बाग धरना प्रदर्शन बहुत करते थे। अभी होता है, लेकिन वो पिकेटिंग पैटर्न क्या था? एक्चुअल में धरना या प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप हो गया जिसमें लोग कोई दुकान के आगे बैठ जाएं, कोई फैक्ट्री के आगे बैठ जाएं या ऑफिस के आगे बैठ जाएं और वहां पर आने वाले लोगों के रास्ते को रोक लें। तो ये तरीका जो है पिकेटिंग है। अगला प्रश्न है, रेशम मार्ग। रेशम मार्ग का प्रश्न आपको परीक्षा में मिलना है, कोई दो राय नहीं इसमें। तो रेशम मार्ग क्या है? ये एक्चुअल में एशिया जो था, एशिया से सामान जाता था कहाँ पर? यूरोप में जाता था, और कहाँ जाता था? अफ्रीका में जाता था, उत्तरी अफ्रीका। ठीक है, ये दो एरिया जो थे, और इनसे भी यूरोप से वापिस भी एशिया के भागों में आता था। तो ये जो रास्ते थे वो रेशम मार्ग रास्ते थे। ठीक है, यानी एशिया को यूरोप से और एशिया को अफ्रीका से व्यापार के लिए जोड़ने वाले रास्ते रेशम मार्ग। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, ये कथन किसका है? ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र की ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है। तो एक्चुअल में ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट एक फेमस इटली के पॉलिटिशियन रहे हैं, और ये कौन थे? मैथ्सिनी। ठीक है, तो इनका ये स्टेटमेंट है। तो ये याद रखना, ये कहाँ के थे? ये इटली के थे। तो इनका ये स्टेटमेंट था, यानी ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में मणिपुर राज्य में कर्तन दहन कृषि को क्या कहा जाता है? तो भारत के मणिपुर में इसका नाम पामलू है, पामलू। तो ये मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया था, एक प्रश्न और लिया था हमने इसी पैटर्न का। तो ये क्या है? पामलू। पामलू, पलामू भी कोई शहर है, लेकिन ये नाम है पामलू। ठीक है,
वैसे आप जूमिंग भी लिख देते हैं ना तो भी चल जाता है। इसके बाद में अगला है किस फसल को सुनहरा रेशा। सुनहरा रेशा क्या है? सुनहरा रेशा है जूट। जूट। तो ये प्रश्न हो गए अपने 17। फिर प्रश्न नंबर 18 पे चलते हैं अपन, और ये प्रश्न है बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कोई एक लाभ। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो हैं वो आपको पता है, जैसे भाखड़ा बांध है, आपके दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, ये सारे बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। इनका लाभ, बहुत सारे लाभ हैं। इनके अंदर जो जल इकट्ठा होता है उसका उपयोग वहाँ के उद्योगों में किया जाए। इसके अलावा जो जल इकट्ठा होता है उससे विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो ये कई उपयोग हो गए। तो इसके अंदर जो जल इकट्ठा है वहाँ पर जो तालाब बनता है उसके अंदर मत्स्य पालन का काम है। तो इन परियोजनाओं के बहुत सारे लाभ हैं, तो एक का जिक्र किया है। फिर अगला है सत्ता की साझेदारी के किसी एक रूप का नाम लिखिए। सत्ता की साझेदारी एक्चुअल में देखो इसके अंदर स्टूडेंट अपने तरीके से आंसर होल्ड कर सकता है। जैसे बेल्जियम का जिक्र कर दिया, जैसे बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी हुई थी, तो बेल्जियम स्वरूप जो है साझेदारी का वो भी आप लिख सकते हैं। या आप जैसे स्थानीय सरकार है, स्थानीय सरकार में भी सत्ता की साझेदारी बहुत अच्छी है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसके अंदर उत्तर मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर अगला है संघीय शासन व्यवस्था का एक उद्देश्य। तो संघीय शासन व्यवस्था में शासन कैसे होता है? द्विस्तरीय शासन व्यवस्था है। द्विस्तरीय यानी एक तो शासन केंद्र से चलेगा और एक राज्य से चलेगा। द्विस्तरीय शासन व्यवस्था है, ये एक उद्देश्य हो गया। फिर नेक्स्ट प्रश्न है तटीय क्षेत्र की किन्हीं दो सेवाएं। तटीय क्षेत्र में बहुत सारी सेवाएं, जैसे परिवहन है, इसके अलावा भंडारण है, भंडारण के अलावा आपके संचार है, बैंकिंग है। बहुत सारे सेक्टर हैं, इनमें से आप दो ही लिखने हैं। फिर अगला है अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके नेतृत्व में चले थे? ये था आपके मार्टिन लूथर किंग। तो आप मार्टिन लूथर किंग का नाम सुनते हैं तो उन्होंने ये आंदोलन चलाया था, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी जो काले गोरे का काफ़ी ज़्यादा भेद चल रहा था, उस भेद के अंदर जो अश्वेत थे उनको अधिकार दिलाने के लिए मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में आंदोलन चला था। फिर अगला जो है एजेंडा 21। एजेंडा 21 ये जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? 1991 में। कहाँ हुआ था? ये आपको पता है, ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो। रियो सम्मेलन भी बोल देते हैं या रियो घोषणा पत्र भी बोल देते हैं। यहाँ इस सम्मेलन का एक नाम और दिया गया था पृथ्वी सम्मेलन। तो यहाँ पर 21 पॉइंट्स तैयार किए गए थे, इसीलिए इसको एजेंडा 21 नाम भी दे देते हैं। तो क्या है, आप ये लिख सकते हैं कि ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में 1991 में हुए पृथ्वी सम्मेलन के अंदर तैयार 21 बिंदुओं से संबंधित एजेंडा 21 कहलाया। ठीक है, ये तो हो गया आपके प्रश्न नंबर 23 तक। फिर आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 है वैश्वीकरण का कोई एक लाभ है। तो वैश्वीकरण के तो बहुत सारे लाभ है, कोई सा एक लाभ लिख दें। तो ये है सेवा और प्रौद्योगिकी का पूरे विश्व में फैलाव हो गया, ये लाभ है। फिर अगला प्रश्न, सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? तो सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह करना, और नमक आंदोलन या नमक सत्याग्रह जो 1930 में हुआ था वो इसके उदाहरण के रूप में लिख दें। फिर ब्रेटन वुड्स से समझौते का क्या अर्थ है? एक्चुअल में ब्रेटन वुड्स से समझौता हुआ था, ये युद्ध के जो स्थितियां थी, यानी युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थाओं को सुधारना। यानी युद्ध के बाद में जो स्थितियां खराब हो गई थी विश्व लेवल की, तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए 1944 में ये अमेरिका का कोई शहर है न्यू हैम्पशायर, तो वहाँ पर ये लोग बैठे थे। और यहाँ पर बैठने के बाद में आपको पता है दो संस्थाएं तैयार हुई थी इस ब्रेटन वुड्स समझौते के अंदर। एक तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोल देते हैं, या एक है आपके वर्ल्ड बैंक है। ये दो जो संस्थाएं हैं इसी समझौते के बाद में स्थापित हुई थी, और इनको आप बोल देते हैं ना ब्रेटन वुड्स समझौते की जुड़वा संतानें। तो ये है।
फिर अगला है राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से किसने दर्शाया। तो राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला एक्चुअल में तो ये जो जर्मेनिया का आप चित्र देखते हैं ना, ये जर्मेनिया का चित्र 1848 में 1948 में बनाया था, और उसी के बाद से यानी चित्रों को प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रचलन बढ़ा। और ये कौन था? फिलिप वेट। और एक आप फ्रेडरिक सोर्यू को भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एक्चुअल में कौन है? फिलिप वेट। फिर अगला है वर्षा जल संग्रहण का कोई एक लाभ। तो वर्षा जल संग्रहण के तो बहुत सारे लाभ हैं, तो उनमें से एक लाभ बता दें। ये जो इकट्ठा जल होगा उसको खेती में काम में ले लेंगे। ये जो तरीका है ये पारिस्थितिक रूप से एक व्यवहारिक विकल्प है। ये जो जल रहता है उसमें गुणवत्ता काफ़ी अच्छी रहती है। तो ये बहुत सारे पॉइंट हैं। अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कर्तन दहन खेती। अंडमान निकोबार द्वीप के अंदर जो कर्तन दहन खेती होती है वो क्या है? आपके दीपा, यानी ये एक्चुअल में क्या है? काटो और खेती करो, ठीक है ना, यानी जंगलों को साफ करके और फिर खेती कर लेते हैं, वही पैटर्न है कर्तन दहन। इसके बाद में नेक्स्ट है किसी एक पेय फसल का नाम बता दें। कोई पेय फसल कौन सी है? तो सबसे बेहतरीन जो पेय फसल सबके घरों में काम में आती है ये चाय है। चाय के बागान का पर्सन हमने पहले 1 नंबर पे ही ले लिया था, तो वो चाय क्या है? एक पेय फसल है। फिर अगला प्रश्न है श्रीलंका में सबसे प्रमुख सामाजिक समूह कौन सा है? तो ये कौन सा है सबसे प्रमुख समूह? सिंहली। और एक प्रश्न पहले भी दे दिया था हमने, उसमें बताया था कि सिंहली भाषा को राजभाषा के रूप में 1956 में श्रीलंका ने घोषित कर दिया था। तो यहाँ प्रश्न है मेन जो वहाँ का ग्रुप है कौन सा है? सिंहली। तो वहाँ 2 ग्रुप है, सिंहली और तमिल। सिंहली ज़्यादा है। फिर अगला है मृदा संरक्षण का कोई एक उपाय। तो मृदा संरक्षण का उपाय सीधा सा की है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाए, यही सबसे बेहतरीन उपाय है। फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कोई एक प्रमुख उद्देश्य। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनियां बोलते हैं अंग्रेजी में, इनका एकमात्र उद्देश्य क्या रहता है? न्यूनतम उत्पादन लागत में मैक्सिमम लाभ कमाना। तो ये इसका मेन उद्देश्य रहता है। फिर गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? यानी कई दलों की सरकार मिलके, कई दलों के द्वारा मिलके एक सरकार कायम करना, साझा सरकार, गठबंधन सरकार, कोलिशन गवर्नमेंट, ये सारे नाम हैं। फिर अगला है सामाजिक विभाजन अधिकांशतः किस पर आधारित है? तो सामाजिक विभाजन किस पे आधारित है? ये तो जन्म से ही हो जाता है विभाजन, तो ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या रहेगा? जन्म आधारित है ये विभाजन, ठीक है ना। जन्म के अंदर ही तय हो गया था कि आप इस कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 35 हो गए। अब अपन प्रश्न नंबर 36 पे चलते हैं। तो मैंने बता दिया था 48 प्रश्न है ये, और आपको पता है परीक्षा में 12 आने हैं, तो थोड़ा सा तो हम ज़्यादा लेके ही चले। फिर अगला प्रश्न है प्राथमिक क्षेत्रक किसे कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के कौन से हैं? यानी आपको पता है जो स्टार्टिंग जहाँ काम होता है ना, यानी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके कोई वस्तु का उत्पादन, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके कोई चीज बना रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। जैसे आपकी कृषि है, ठीक है ना, सीधा ही जुड़ा हुआ है। आपकी डेयरी है, मत्स्य पालन है, ये कौन से? प्राइमरी सेक्टर है। फिर अगला है खिलाफत आंदोलन क्या है? तो खिलाफत आंदोलन क्या है? एक्चुअल में जो तुर्की के अंदर मुसलमानों का सबसे बड़ा जो धर्म गुरु यानी जिसको खलीफा बोलते हैं, उस खलीफा के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ कानून आयत कर दिए थे, लगा दिए थे, और उसके विरोध में ये खिलाफत आंदोलन भारत में चला। यानी तुर्की को समर्थन देने के लिए भारत में जो आंदोलन चला वो खिलाफत आंदोलन था। और ये आपकी बात आती है करीबन 1919 से 22 के बीच की बातें ये, ठीक है। तो क्लियर हो गया खिलाफत है। कई लड़के ऐसे भी कर देते हैं कि सरकार के खिलाफ जो आंदोलन हुआ खिलाफत आंदोलन है, और कोई मेरे जैसा एग्जामिनर सोचता है कि चलो यार बच्चे ने काफी प्रयास किया है, एक में ज्यादा नंबर तो बन ही जाता है उसका। फिर अगला है महामंदी किसे कहते हैं? महामंदी यानी ऐसी मंदी जो पूरी दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में उत्पादन, रोजगार, व्यापार सब के अंदर भयानक गिरावट कर दे। क्लियर हो गया ना? यानी विश्व के ज्यादातर एरिया की बात है, विश्व के ज्यादातर हिस्सों में उत्पादन गिर जाए, रोजगार गिर जाए, व्यापार भी गिर जाए, यानी इनके अंदर भयानक गिरावट आ जाए, तो वो महामंदी है।
और ये दौर कब आया था आपको पता है ना? सबसे पहले ये महामंदी का 1929 में आया था, ठीक है ना। महामंदी के बाद में स्थितियां खराब हो गई थी बहुत ज़्यादा। और अगला है 1871 के पश्चात यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का क्षेत्र बताइए। 1871 के बाद की बात है, पश्चात। तो एक्चुअल में ये एरिया कौन सा था? ये था आपके बाल्कन एरिया। तो इसके अंदर कौन सा एरिया आता है? आज की अगर बात करें तो आज इसके अंदर आपके ये जो अभी विवाद चल रहा है ना, उधर से ये रूस यूक्रेन, उसके नीचे वाले एरिया के अंदर आप आ जाना। रोमानिया आपने देखा आजकल खूब चर्चा चलती है। रोमानिया है, बुल्गारिया है, आपके अल्बेनिया है, यूनान है, इसके अलावा मैसिडोनिया है, क्रोशिया है। तो ये बहुत सारे देश हैं। ये सारे देशों को बाल्कन एरिया के नाम से उस टाइम में जाना जाता था। अगला प्रश्न है जल संरक्षण हेतु एक उपाय। तो जल संरक्षण के तो बहुत सारे उपाय हैं। अपने जोड़ हैं, इसके अलावा टाँका है जो कुंड बनाते हैं, टाँका। इसके अलावा खड़ीन है, ये जैसलमेर साइड में होती हैं। तो ये सारे जल संरक्षण के उपाय हैं। फिर अगला है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा है? तो ये तो आपको पता ही, अपना इंडिया ही है दूसरे नंबर पे। एक नंबर पे कौन है? चाइना है, और 2 नंबर पे अपन है, ठीक है। तो इसमें उत्तर आ जाएगा इंडिया लिख दो या भारत लिख दो। हिंदुस्तान नहीं लिखना आपने संविधान में, 2 ही नाम है, या तो देश का नाम इंडिया है या देश का नाम भारत है। फिर अगला प्रश्न है किसी एक रोपण फसल कौन सी है? रोपण फसल देखो आपको जैसे गन्ना है, केला है, रबड़ है, चाय है, कॉफी है, ये सारे कौन से हैं? रोपण फसल है ये। इसके बाद में अगला प्रश्न है लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत क्या है? तो लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत सबको ही पता है, यानी जनता की इच्छा और आकांक्षाओं की पूर्ति करना, ये लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है। और कई ये भी लिख सकते हैं कि जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, ये भी चल जाएगा। तो आप उत्तर को बदल के भी लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिलने वाले। फिर अगला संघवाद से क्या से, यानी ऐसी गवर्नमेंट जहां पर 2 लेयर गवर्नेंस है, द्विस्तरीय शासन है। तो एक व्यवस्था तो केंद्र के द्वारा चलेगी और एक व्यवस्था राज्यों के द्वारा, तो ये संघवाद है। फिर अगला है एफ्रो अमेरिकन कौन है? एफ्रो अमेरिकन एक्चुअल में कौन है? ये वो श्वेत अमेरिकी हैं जो बहुत सालों पहले, और ये कब की बात है? 17वीं से लेके और 19वीं सदी के बीच में ये अफ्रीका से आके और अमेरिका में बसे अपने आप नहीं, इनको अंग्रेजों ने मतलब मजदूरों के रूप में वहाँ लगाया था, और बाद में उनकी जो संतानें हुई वो अफ्रो अमेरिकन के नाम से आज के समय जानी जाती हैं। फिर अपन अंत की ओर आ गए हैं। 46 नंबर प्रश्न है समाप्यता के आधार पर संसाधन। तो समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 तरह के हैं, एक तो आपके जो नवीकरणीय है और एक अनवीकरणीय। ये दोनों संसाधनों के ऊपर प्रश्न आपको मिलने वाला है। तो नवीकरणीय संसाधन और दूसरे हैं अनवीकरणीय। फिर नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य। तो सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य यानी जनहित के कार्य करना, और एक है लाभ नहीं कमाना। ये जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है ना, उसका मकसद रहता है। तो प्राइवेट का इससे उल्टा हो जाएगा, यानी अपने लाभ के लिए काम करना। फिर अगला और लास्ट, यह विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने किन कानूनों में लचीलापन लाने की अनुमति प्रदान की? यानी कौन से कानूनों में लचीलापन सरकार ने लाने का काम शुरू किया और कर भी दिए। बहुत सारे जो कानून थे, यानी श्रम कानून, यानी लेबर लॉ बोले अंग्रेजी में, श्रम कानूनों को लचीला बनाया जिससे विदेशी निवेश आ जाए। जैसे श्रम कानूनों को लचीला बनाना मतलब क्या होगा? जैसे कोई फैक्ट्री में पहले लगता था तो उसके लिए 8 घंटे का काम था, 8 घंटे से ज्यादा करेगा तो कानून का उल्लंघन है, ठीक है, करता है और टाइम दिया जाता है। लेकिन अब श्रम कानूनों को लचीला करके क्या कर दिया? बाउंड कर दिया कि मालिक चाहे तो 12 घंटे भी काम करवा ले। तो ये जो है लचीलापन, ये किस में हुआ? श्रम कानूनों में। तो ये हो गया अपना अंतिम प्रश्न। और इस तरह से अपना ये जो छोटे वाले शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न थे, जिसको हिंदी में अति लघुत्रात्मक प्रश्न, तो उसके 12 नंबर आपके तैयार हो गए।
ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताना। फिर अगला जो भाग अपन शुरू करेंगे, जो 2-2 नंबर वाले प्रश्न आएंगे खंड ब से, तो वो वीडियो भी जल्दी तैयार करके आप तक भेजेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ मैं नीचे डालने का प्रयास करूंगा। हमारे पुराने वीडियो आपने नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक देते हैं, वहां जाके इनको देख लें। और आज का वीडियो अपन यहीं समाप्त करते हैं, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।